फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला चैप्टर था कि भोजन कहाँ से आता है, दूसरा था भोजन के घटक। और इन दोनों के हम लोग बहुत अच्छी इसको डिस्क्राइब किए हैं, अच्छे से हम लोग इसका डिटेल में बात किए हैं और इससे रिलेटेड वीडियो क्वेश्चन सीरीज भी बना हुआ है, जिसको आप लोग देख लीजिए तो आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र बनने तक की सारे प्रोसेस, सारी विधि को हम लोग को देखना है। स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। कोई 2 स्टूडेंट हैं, पहेली और बूझो हैं। इन्होंने अपने स्कूल में विज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया था। वो लोग इतना एक्साइटेड थे प्रथम पुरस्कार जीतने के बाद कि जो उससे हमको धनराशि प्राप्त हुई है या राशि जो प्राप्त हुई है, उससे हम अपने माता पिता के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर खरीदेंगे। उसके बाद वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। वे कपड़े की दुकान पे गए और वहाँ जब कपड़े के जो दुकान पे दिखाने वाले लोग होते हैं, वो विभिन्न तरह के जब कपड़े दिखाए तो वो लोग देख के एकदम उलझन में हो गए कि हम किस टाइप का कपड़ा लें, क्योंकि जब शॉप पे जाते हैं तो वो कई तरह की क्वालिटी के कपड़े दिखाते हैं, कुछ ऊनी, कुछ रेशमी, कुछ सूती, इस टाइप से कपड़े दिखाते हैं। तो हमको देख के काफ़ी उलझन में फंस गए कि किस टाइप का कपड़ा हम चूज़ करें या पसंद करें। आगे है, दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट या कृत्रिम है। दुकानदार ने उनको बताया कि ये सारे जो कपड़े हैं, कुछ प्राकृतिक है और कुछ जो है संश्लिष्ट है। प्राकृतिक मतलब जो हमें तंतुओं या पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक हो जाएंगे, और जो हमको रसायन उद्योग में बनाया जाता है उसे हम संश्लिष्ट या कृत्रिम कहते हैं। आगे है, उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। दुकान वालों के पास या शॉप पर ऊनी मफलर और शाल भी थे, साथ साथ रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। पहेली और बूझो जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इनमें से हम कौन सा लें। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। जब हम शॉप पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ कपड़ों को टच करके देखते हैं कि कपड़ा मोटा है, पतला है, रेशमी है, सूती है, किस टाइप का कपड़ा है, हम पहले उसको टच करते हैं। तो वही इन्होंने भी किया कि इन्होंने विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। अंत में लास्ट में उनको जब सब कुछ उन्होंने देख लिया, सारे क्वालिटी जान लिए, तो लास्ट में उन्होंने एक मफलर और एक सूती साड़ी खरीद लिया। आगे है, कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। कपड़े की दुकान पे उन्होंने इधर उधर घूमा और देखा कि विभिन्न तरह के कपड़े वहाँ रखे हैं और विभिन्न तरह के सामग्री जो कपड़े से बने हैं वो रखा है। उन्होंने देखा और उसकी क्वालिटी जानने की कोशिश की। हम लोग भी अभी शॉप वगैरह में जाते हैं, जैसे मॉल वगैरह में, तो देखिए ढेर सारे कपड़े रहते हैं और भी मटेरियल रहता है, तो सबकी क्वालिटी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि किस चीज़ का बना है, इसमें क्या क्वालिटी है, और इस कपड़े में क्या क्वालिटी है, इस सारे मटेरियल को हम लोग देखते जरूर हैं। तो वही है इसमें कि कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट मतलब बिस्तर पर बिछाने वाली जो चादर होती है। आगे है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए तथा झाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। उन्होंने शॉप पे देखा कि जो चादर होता है, बेडशीट होता है, जो बिस्तर पे बिछाने वाले चादर होते हैं, वो उन्होंने विभिन्न तरह के देखे। कुछ कॉटन था, कुछ सिल्क में था, कुछ मिक्स में था, इस टाइप से चादर भी थे। और कंबल भी अलग कपड़े के बने थे, पर्दे भी अलग अलग कपड़े के थे, मेजपोश थे, तौलिए, ये सारे जो थे विभिन्न कपड़ों के बने हुए थे, विभिन्न तरह इसकी क्वालिटी थी। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने होते हैं। जो वो लोग बैग यूज़ करते हैं, बस्ता जो यूज़ करते हैं, वो भी कई क्वालिटी का होता है। कुछ कपड़े का होता है, कुछ मुलायम कपड़े का होता है, कुछ चमड़े का होता है और कुछ जीन्स वाले कपड़े का होता है। उसके साथ साथ जो बोरा होता है वो भी जूट का बोरा होता है या पॉलीथीन वाला होता है। तो वही इसमें है कि यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने होते हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट, कृत्रिम के रूप में की। उन्होंने जो ये सारे वस्त्र की पहचान की, वस्त्र को जो उन्होंने समझा या जाना उन लोग से, तो वो ऊनी, सूती, रेशमी, इन सारे कपड़ों के नाम से उन्होंने उसकी परिचय किया या उसकी पहचान किया। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? जो सारे वस्त्र है, क्या उसमें हम पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का कपड़ा है? ऊनी है, सूती है, रेशमी है, किस टाइप का कपड़ा है?
आगे है वस्त्रों में विविधता। वस्त्रों में क्या क्या विविधताएं होती हैं, किस तरह की वस्तुएं होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप फर्स्ट के माध्यम से। तो देखते हैं, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। जब हम किसी दर्जी के यहाँ जाते हैं तो दर्जी जो है विभिन्न तरह के कपड़े सिलते हैं। उनके यहाँ कई क्वालिटी के कपड़े होते हैं, लोग अलग अलग क्वालिटी के कपड़े उनके यहाँ सिलवाते हैं। तो उसमें से कुछ ऊनी होता है, कुछ सूती होता है, कुछ रेशमी होता है, कुछ प्योर कॉटन होता है, इस टाइप से कई मिश्रित होता है। तो हमको टेलर के यहाँ जाना है, वहाँ से कपड़े के जो बचे हुए कपड़े हैं उससे लेके आना है और उसको स्पर्श करके पहचानना है कि देखिए किस टाइप का कपड़ा है, कैसा कपड़ा है। उसके बाद उन दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी संश्लिष्ट के लेबल लगाने हैं और वो सारे जो कपड़े हम लेके आएंगे उस पर हमको लेबल लगा लेना है कि कौन सा कपड़ा काटन है, कौन सा ऊनी है, कौन सा रेशमी है, उस पर लेबल लगाना है। आगे है, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। जब हम ये सारे जो कपड़े होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, और जब हम लोग किसी कपड़े को लेते हैं या कपड़े को देखते हैं तो वो असत टुकड़े का बना होता है। असतत मतलब जो निरंतर चलता रहे, जो कभी समाप्त ना हो। कि जब किसी कपड़े को हम देखते हैं उसमें अगर हम छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते जाएं तो एक लंबा कपड़ा तैयार हो जाता है। तो वही उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, तो सतत टुकड़ा होता है कि मतलब वो निरंतर बनता रहता है। धागे से देखिए आप, धागे वो ऊन वगैरह जो बुनाई करते हैं उसको करते रहिए, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जितना बड़ा कर सकते हैं तो करते रहिए। वही है इसमें कि वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। चित्र यहाँ पे दिया है, ये विभिन्न तरह के कपड़े का कतरन है। इस टेलर के यहाँ से विभिन्न तरह का कपड़ा लाए हैं, उसको जोड़ के एक लंबा कपड़ा बना लिया गया है। फिर उसके बाद उसको स्पर्श करके और टेलर के माध्यम से उस पर जान करके कि ये किस प्रकार का कपड़ा है उसका लेबल उस पर लगा दिया गया है। आगे है क्रियाकलाप सेकंड। क्रियाकलाप सेकंड में क्या है कि सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप फर्स्ट में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। जो टेलर के यहाँ से हम कपड़ा लेके आए हैं उसमें ऊनी भी है, सूती भी है, रेशमी भी है। उसमें से जो सूती कपड़ा होता है उसमें का कोई एक टुकड़ा ले लीजिए। वो एक टुकड़ा लेंगे, उसके किनारे पे देखेंगे कहीं हल्का सा धागा निकला हो या ना निकला हो तो उसमें धागा खींचने का प्रयास करेंगे, एक पतली सी धागा उससे निकालने का प्रयास करेंगे। आगे है, यदि कोई ढीला धागा ना दिखाई दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये धागे किससे बने हैं? जब हम कॉटन का कपड़ा लाते हैं या सूती कपड़ा लाते हैं तो उसमें देखते हैं कहीं ढीला है कि नहीं ढीला है। अगर ढीला नहीं है तो कोई पिन या एल्पिन की सहायता से हम उसका एक धागा खींच लेते हैं। एक धागा खींचते फिर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। उसको बाहर जब निकालते हैं फिर देखते हैं कि ये जो धागा होता है वो व्यवस्थित तरीकों से बनाया गया है। जो कपड़ा है या वस्त्र जो है एक व्यवस्थित धागों को व्यवस्थित करके बनाया गया है। और ये धागे कहाँ से आते हैं या किससे बने होते हैं ये हमको देखना है। आगे है तंतु। तंतु क्या होता है? क्रियाकलाप थर्ड में देखेंगे। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? किसी हम सूती कपड़ा लेते हैं, सूती कपड़े का हम धागा खींच लेते हैं, कोई एक धागा निकल गया, उस धागे को क्या करते हैं किसी टेबल पे रख के उसको अंगूठे से ऐसे खींचते हैं। उसको टेबल पे एक सिरा ऐसे हम टेबल पे रखते हैं और उसको हम ऐसे करके खींचते हैं। जब खींचते हैं वो भी लंबाई के अनुदिश, अपने लंबाई के अनुदिश उसको खींचते हैं। जब खींचते हैं तो देखते हैं कि पतला उस पर रेशा निकल आता है। मान लीजिए कोई धागा ऐसे करके है, यहाँ पे हम अंगूठे से इसको दबाते हैं, इसको दबा के इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये चीज़ जो होता है ये छोटा छोटा रेशा जो है, लड़ियाँ जो है इसमें दिखाई देता है या विखंडित हो जाता है। तो यही लिखा है कि तागा पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। जब हम किसी सूती कपड़े को अंगूठे की सहायता से पकड़ के उसको खींचते हैं तो वो पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। आगे है सुई में तागे को
पिरोने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। जब हम सुई में धागा डालते हैं तो देखते हैं कभी कभी वो जो धागा होता है वो कई लड़ियों में विभक्त हो जाता है, जिससे उसमें जाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम उसको क्या करते हैं, किसी पानी के माध्यम से या किसी माध्यम से उसको थोड़ा सा गीला करके, पतला करके, तब उसको हम धागे में डालते, उस सुई में डालते हैं। तो वही इसमें लिखा है कि सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। जो ये पतली पतली लड़ियां होती हैं वो जो होती हैं और भी कई लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि तंतु किसे कहते हैं। जब हम कोई धागा होता है उसको सुई में डालते हैं तो कभी कभी उसकी कई लड़ियां बिखरी हुई रहती हैं, जिससे सुई में जाने के लिए उसको बड़ी कठिनाई होती है या सुई में जाता नहीं है। तो वो जो धागा होता है वो कई तंतुओं से मिलकर बना होता है या कई लड़ियों से बनकर मिलकर बना होता है। कई पतली पतली लड़ियों से मिलकर बने हुए जो वस्त्र होते हैं या धागा होता है उसी को हम तंतु कहते हैं। आगे है वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं। वस्त्र जो होते हैं ये तागों से मिलकर बनते हैं, तागों या धागों से मिलकर वस्त्र बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, वस्त्र जो होते हैं तागों से मिलकर बने होते हैं और ये जो तागा होता है वो आगे तंतुओं से मिलकर बना होता है। और ये हमको देखना है कि ये तंतु कहाँ से आते हैं। ये जो तंतु हैं जिससे धागे बनते हैं ये कहाँ से आते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ वस्त्र होते हैं जैसे सूती है, जूट है, रेशमी है, ये सारे जो वस्त्र हैं वो तंतु जो होते हैं वो पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्र जैसे ऊनी, रेशमी, सूती, ये सारे जो कपड़े होते हैं वो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जिसे पटसन भी कहते हैं, ये पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जो है ये पादप से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट जो होता है ये पादप से प्राप्त होते हैं और जो ये ऊन तथा रेशम होता है ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद है या पदार्थ, वो प्राप्त होने वाले वस्त्र है या तागे हैं या तंतु है कह सकते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। ऊन जो होती है ये भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से। कर्तित ऊन क्या होता है, जो भेड़ और बकरी होते हैं उनके जो लंबे लंबे बाल, मुलायम बाल, जो स्किन के पास वाले बाल होते हैं, जो नया नया निकलता है, वही बाल जो होते हैं वो कर्तित ऊन कहलाते हैं, जो मुलायम होते हैं। तो ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ऊन को भेड़ अथवा बकरी के कर्तित ऊन से भी प्राप्त करते हैं और इसके साथ साथ खरगोश, याक और ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु जो होता है, रेशम जो होता है वो रेशम कीट से खींचा जाता है, रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। रेशम कीट जो होता है वो किसी ऐसे ही पतली तरह से रहता है, रेशम का कीट ऐसे ही कुछ कीड़ा रहता है। वो जब रेंगता है या चलता है तो वो अपने मुख से एक पदार्थ स्रावित करता है। वो पदार्थ जो स्रावित करता है वो क्या करता है, वो पदार्थ ऐसे धीरे धीरे स्रावित करता है और अपने आप के मुंह को ऐसे ऐसे घुमाता रहता है अपने आप को। तो वो जो पदार्थ होता है वो इस तरह से निकालता है कि अपने आप को उसी में लपेट लेता है, वो अपने आप को इसी में फंसा लेता है। उसके बाद जब ये उसी में फंस जाता है, बाहर निकल नहीं पाता, वो धीरे धीरे कीड़ा उसमें मर जाता है और ये जो मिलता है वो हमको रेशम मिल जाता है। सूखने के बाद हम रेशम उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है रेशमी तंतु जो होता है, रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशम कीट कोकून से हमको रेशम प्राप्त होता है। आगे है, हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। हजारों वर्ष पहले हम लोग वस्त्र के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं पर ही निर्भर थे या पादपों पर ही निर्भर थे या जंतुओं पर निर्भर थे। आगे है, पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रासायनिक पदार्थ बन गया है जिससे हम वस्त्र या तंतु प्राप्त कर सकते हैं। इसे जो है रासायनिक पदार्थों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो पादप या जंतु उत्पाद नहीं होता है। आगे है, इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जो रासायनिक माध्यमों से या रासायनिक पदार्थों द्वारा हमको तंतु या रेशा प्राप्त होता है उसे हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पॉलिएस्टर हैं, नायलॉन है और एक्रिलिक जो है ये संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है या कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं,
कुछ पादप तंतु में रुई है। रुई की बात करेंगे। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। इसमें कह रहा है कि क्या आपने कभी तेल के लैंपों का प्रयोग किया है? तेल का लैंप जो प्रयोग करते हैं उसमें जो बत्तियां बनाई जाती हैं वो रुई की ही बनती हैं। हम लोग दिवाली वगैरह में जो दीपक जलाते हैं उसमें हम लोग रुई की बत्ती का ही यूज़ करते हैं। उसमें जब हम लोग रुई बनाते हैं तो रुई को हाथ में लेते हैं, उसको मसल के हल्का सा पतला एकदम धागे के समान बनाते हैं, जिससे हम लोग दीपक जलाते हैं। तो वही है, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इन बत्ती को जो उपयोग में करते हैं उसको हम पकड़ के उसको पतली से धागे के रूप में उसको हम पिरो लेते हैं। और इस रुई का जो होता है, रुई का प्रयोग हम तकियों में भी करते हैं, गद्दों में भी करते हैं और रजाइयों में भी प्रयोग करते हैं। आगे है, कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं वो कपास तंतुओं से बनी होती हैं। थोड़ा सा रुई हम लेंगे, उस रुई को क्या करेंगे? खींच लेंगे। खींच के उसको किनारे को ऐसे मोड़ेंगे, किनारे को ऐसे ऐड देंगे या मोड़ देंगे, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो रुई होती है वो पतली पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। पतली पतली या छोटी छोटी लड़ियों से मिलकर बना होता है। और जिन्हें हम जो देखते हैं, ये जो लड़ियाँ होती हैं वो कपास तंतुओं से बनी होती हैं, कपास की बनी होती हैं या कॉटन या रुई की बनी होती हैं। आगे है, रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। रुई कहाँ से आता है? हम लोग सोचते हैं कि रुई कहाँ से आता है, तो रुई जो होती है उसकी खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है और खेतों में इसे उगाया जाता है। साधारणतः इसे उगाने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आगे है, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? ऐसे राज्यों के नाम बताना है जहां पे कपास की खेती की जाती है, कपास की कृषि की जाती है। आगे है, कपास पादप के फल, जिसे कपास गोलक कहते हैं, लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौलों को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? कपास हम क्या करते हैं, कपास की जो है खेती होती है, इसके खेती के लिए उष्ण जलवायु चाहिए और काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए उपजाऊ होती है। और हमको कुछ राज्य के नाम बताना है जहाँ कपास की खेती होती है। कपास का क्या होता है? कपास का फल जो होता है ये नींबू के आकार का होता है, जिसे हम कपास गोलक कहते हैं। नींबू के आकार का होता है कपास का बीज। कपास का बीज होता है वो नींबू के कुछ आकार का होता है और जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है या पूर्ण मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करते हैं, इसका बीज जो होता है ये टूट जाता है। इसका बीज ऐसे करके कुछ टूट जाता है और ये जो रुई या कपास जो होते हैं या इसके बिनौले जो होते हैं वो ऐसे करके बिखर जाते हैं। जब वो बीज टूटता है तो उसके जो ये कपास होते हैं वो अब उसको हम बिनौले कहते हैं, जैसे कपास बीज को, वो बिखर जाता है। तो हमको क्या दिखाई देता है? कपास उग गया है। उसके बाद क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जहां कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास के परिफुल्लियों रोओं से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम से ढका हो। जब बीज जो है परिपक्व हो जाता है और वो फूट जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे लगता है कि पूरा बर्फ से ढका है। तो वही इसमें है कि क्या आपने इस टाइप का कपास देखा है जब पूर्ण परिपक्व हो गया है, वो काटने वाली अवस्था में हो, तब उसको देखने पे वाइट वाइट पूरा फैला हुआ लगता है जैसे बर्फ की चादर से ढका हुआ है। आगे है, ये देखिए कपास की खेती जो है, कपास की खेती ऐसे होता है जब बीज इसका नींबू के आकार का होता है और जब ये परिपक्व हो जाता है, बीज इसके टूट जाते हैं तो उसके जो कपास होते हैं वो उसके रों ऐसे इतना श्वेत दिखाई देते हैं जैसे दूर से देखने में हमको बर्फ जैसा प्रतीत होता है। आगे है, साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। जो ये कपास होता है उसमें कपास बाल मतलब जो नींबू जैसी संरचना जो होती है उसकी बीज जो होती है उस जब टूट जाता है तो उससे कॉटन अलग हो जाता है। तो उससे जो साधारणतः इस कपास को, बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है, मतलब हाथ से उसको बीन बीन के उसको हटाया जाता है, उसके बीज को और कपास को अलग किया जाता है।
और इसके बाद कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। उसके जो बीज है उसको हाथ द्वारा हटाया जाता है, उसके बाद उसको कंकतन मतलब बड़ी बड़ी कंघी होती है, जैसे हम कंघी छोटी साइज देखते हैं वैसे कपास को ओटने के लिए बड़ी बड़ी कंघी होती है। तो कंकतन द्वारा इसके बीजों को कंकतन विधि द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। जो कपास के बीज होते हैं उसको अलग करना या उसको उससे छांट के अलग करना या कंकतन द्वारा जो पृथक करने की विधि होती है उसी को हम कपास ओटना कहते हैं। आगे है पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पारंपरिक जो परंपरा की दृष्टि से था, कपास को पहले हाथों के माध्यम से उसको अलग किया जाता था या छाटा जाता था, लेकिन आज के समय में क्या है, उसको मशीनों के द्वारा हम पृथक कर लेते हैं या अलग कर लेते हैं, जिसे हम कपास ओटना कहते हैं। यहाँ पे देखिए कपास ओटना दिखाया गया है, ये एक प्रकार की कंघी है जिससे कपास को इस टाइप से ओटा जा रहा है। तो हम लोग कपास के बारे में जान गए, रुई के बारे में कि रुई की खेती किस टाइप से होती है, कैसे निकाला जाता है, क्या क्वालिटी है इसको छाटने की या बिनने की या इसको पृथक करने की क्या प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे जूट की। जूट जो होता है उसको पटसन भी कहते हैं। तो पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु जो होता है ये पादप पौधों के तनों से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की जो खेती होती है, जब वर्षा काल आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो पटसन की खेती की जाती है। आगे भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। भारत में जो पटसन की खेती होती है वो पश्चिम बंगाल में, असम में और बिहार में इसकी खेती की जाती है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। सामान्यतः क्या करते हैं, जो पटसन होता है वो जब पुष्पन अवस्था में आ जाते हैं, मतलब उसमें फूल देने वाली अवस्था आ जाती है, फूल निकलने वाली अवस्था आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि पटसन को उसके तने को काट लेते हैं। तने को काट के उसको गट्ठर बना लेते हैं। उसके बाद उसको पानी में भिगा के रख देते हैं। पानी को भिगा के जब रखते हैं तो उसका तना जो होता है वो गीला होकर फूल जाता है। फिर उसको हम हाथों की सहायता से या आराम से उससे हम तने को, रेशे को निकाल लेते हैं। तो वही इसमें प्रोसेस दिया है कि सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं और ऐसा करने पर तने जो हैं गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को हम हाथों द्वारा पृथक कर लेते हैं या अलग कर लेते हैं। आगे है वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, जब हमको वस्त्र बनाना होता है तो सबसे पहले जब हम पटसन को, जूट को उस जब पुष्पन अवस्था में आ जाते हैं तो उसके तनों को काट के हम उसको भिगा देते हैं, गट्ठर बना के उसको पानी में भिगा देते हैं। जब वो तना गीला हो जाता है तो फिर वो तने आराम से हट जाते हैं और हम उसे हाथ के द्वारा अलग कर लेते हैं। जब अलग हो जाता है तो उसके जो तंतु होते हैं उसी तंतुओं के द्वारा हम वस्त्र बनाते हैं। सबसे पहले हमको तंतु प्राप्त होता है, उसके बाद हम तंतुओं के माध्यम से वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो वही है, वस्त्र बनाने से पहले हम इन सभी तंतुओं को धागों के रूप में परिवर्तित करते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है, आपको बताना ऐसा कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। सुई से तागे की कताई, सूती तागे की कताई, सूती धागा जो होता है उसकी कताई कैसे करते हैं। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, एक हाथ में थोड़ा सा रुई लेना है, दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। हमको क्या करना, हाथ में थोड़ी सी रुई लेना है, दूसरे हाथ में तर्जनी उंगली ये होती है, ये अंगूठा होता है, इन दोनों के माध्यम से इसको पकड़ना है और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इसको ऐंठते हुए धीरे करते करते इसको हमको ऐसे खींचना है। तो वही कर रहा है कि एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच की कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसको धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। तो अभी मैंने जैसे बताया कि एक हाथ में थोड़ी सी रुई लेंगे और दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठा इसको पकड़ के उसको धीरे धीरे खींचेंगे और ऐंठते रहेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे और ऐंठते रहेंगे। वही इसमें कह रहा है, क्या आप तागा बना सके, तो क्या ऐसा हम करते हैं तो क्या तागा बन जाता है। वही तो, हाँ, इससे हम तागा बन जाता है। यहाँ देखिए फिगर में भी दिखाया है कि एक धागा थोड़ा सा पकड़े हैं, उसके बाद उसको खींचते हुए पतली पतली ऐसे खींचते हुए उसको ऐंठते हुए एक धागे के रूप में कर लिया गया है। आगे है, रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। रेशों से जो तागा बनाने की विधि है, प्रक्रिया है, उसको हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। जब
ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो रुई का एक पुंज लेते हैं, उसको ऐंठते हुए खींचते हैं उस जब देखते हैं कि एक प्रकार का जो है तागा हमको रेशा पास पास आ जाता है और तागा बन जाता है। जब उसको हम खींचते हैं, पुंज वाले जो रेशों को खींच कर ऐंठते हैं, तो ऐसा करने जो धागा होता है एकदम पास पास आ जाते हैं, रेशे जो है एकदम पास पास आ जाते हैं, जिससे धागा बन जाता है। उसके बाद है कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हस्त तकुआ मतलब आप देखे होंगे, ये फिगर में देखिए हस्त तकुआ दिया हुआ है। और आप लोग पहले समय में जो लेडीज़ महिलाएं जो होती थी वो कुर्स के द्वारा मतलब बुनाई करती थी, मेजपोश वगैरह थालपोश वगैरह बनाती थी कुर्स के माध्यम से, तो उसी को हम हस्त तकुआ कहते हैं। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्त चरखा है। जो हाथ से प्रचलित होती है, हाथ से जो प्रयोग किया जाता है, वो चरखे का प्रयोग किया जाता है धागे की कताई के लिए या रेशे की कताई के लिए। आगे चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने चरखे का उपयोग करके धागे की कताई के लिए एक मतलब बहुत ही लोकप्रिय हुए थे उस टाइम, कि हम चरखे के उपयोग करके धागा प्राप्त करना या धागे से वस्त्र बनाने वाली जो धागों की कताई थी, सूत की कताई थी, ये चरखे के माध्यम से किया जाता था। और इसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के लिए रूप में लोकप्रियता प्रदान किए थे। तो उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन के मिलों से बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा था कि जो हाथ से कते हुए धागे, हाथ से कते हुए बुने हुए जो कपड़े होते हैं उसको आप लोग अपनाइए, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए थे। मतलब स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने के लिए कहा गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहे थे। तो यही है कि जो उन्होंने कहा कि जो हाथ से बने हुए कपड़े हैं, हाथ से बुने हुए जो तागे हैं, उनसे बने वस्त्र का ही आप लोग अपनाइए, उसको ही पहनिए, और ब्रिटेन के मिलों से जो मंगाया गया वस्त्र है उसका बहिष्कार करिए। आगे है बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। बृहद पैमाने पर मतलब बड़े पैमाने पर जो धागों की कताई की जाती है वो मशीनों की सहायता से किया जाता है। और पहले के समय में था कि संख्या कम थी तो लोग हाथों से कताई करके वस्त्र बना के पहन लेते थे, लेकिन आज है जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो हाथ से कताई करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसके लिए हमको मशीनों का ही यूज़ करना पड़ता है। तो वही है, बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य जो है मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग जो है वस्त्र बनाने में किया जाता है। कताई करके जब हम धागा बना लेते हैं, रिपटशन या जूट से जो पहले हम तागा बनाते हैं, रुई से पहले तागा बनाते हैं, तागा बनाने के बाद हम वस्त्र बनाते हैं। तो वही है कि पहले कताई के पश्चात तागों का उपयोग जो है वस्त्र बनाने में किया जाता था। आगे है तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र कैसे बनता है इसको हम लोग देखेंगे। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुआई तथा बधाई है। जो तागे से हम वस्त्र बनाते हैं, तागे से जो वस्त्र बनाते हैं उसकी कई विधियां होती हैं, लेकिन दो विधियां हैं जो बुनाई और बधाई है। बुनाई मतलब जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो वो बुनाई में आ जाएगा। बधाई मतलब जैसे चोटी बनाते हैं ना कपड़े को एक दूसरे से गूंथ के, वही बधाई वाला वर्क वही है। तो चलिए देखते हैं बुआई। बुआई हम बुनाई कैसे करते हैं। तो क्रियाकलाप सेकंड में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। क्रियाकलाप सेकंड जो हम लोग देखे थे वहाँ पे ध्यान दिए थे कि जो वस्त्र थे वो तागों के दो सेटों से मिलकर बनते थे। तागों के दो सेट मतलब एक ऐसे करके जाता था और एक ऐसे करके तागा जाता था। इस टाइप से हम बनाते थे तो हमारा वस्त्र बनता था। तो वही है इसमें कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई करते हैं। जब वस्त्र में तागे जो होते थे उसको दो तरह से सेट करते थे, उन्हें जो एक साथ व्यवस्थित करते थे और उनको दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करते थे। हमेशा देखिए दो धागा होगा तभी वो कपड़ा का निर्माण होगा। आप कभी किसी कपड़े को खोले होंगे तो देखे होंगे एक आपको इस टाइप से दिखता है, ऐसे ऐसे धागा होता है, एक इस टाइप से धागा होता है। तो वही कहने का मतलब है यहाँ पे कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बुवाई कहते हैं। तागों को जो आपस में हम व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करके जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम बुनाई कहते हैं। बुनाई को इंग्लिश में हम वीविंग भी कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। जैसे हम धागे से कपड़ा बनाते हैं, उसको दो सेटों को हम व्यवस्थित करते हैं, उसी तरह हम लोग कागज के भी दो सेट को व्यवस्थित करके कपड़ा बनाने की कोशिश करेंगे कि कपड़ा किस टाइप से बनता है, तो उसको हम कागज के माध्यम से समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। क्रियाकलाप फिफ्थ है। क्रियाकलाप फिफ्थ दिया है, इसमें है भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए। भिन्न रंग मतलब
दो कलर, दो जो है विपरीत कलर हो, मान लीजिए एक रेड है तो एक ग्रीन हो, या रेड है तो एक ब्लैक हो, दो कलर का हम कागज़ लेंगे और उसकी जो साइज़ है दोनों में से 30-30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट लीजिए। 30 सेंटीमीटर लंबाई, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होगी। ये दो कलर का लेंगे, दोनों 30-30 सेंटीमीटर है, एक मान लीजिए लाल है, एक मान लीजिए हरा है। उसके बाद है अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए, इन दोनों शीटों को आधा हम मोड़ देंगे। आधा मोड़ देंगे मतलब इसको ऐसे पतला कर देंगे, इसको हम आधा मोड़ देते हैं। उसके बाद है एक शीट पर चित्र 3.121 में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए। इस पर हम रेखा खींचेंगे, इस टाइप से रेखा खींच देंगे इस धागे पे। उसके बाद दूसरी शीट पर चित्र 1.2 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों में हम रेखाएं खींचेंगे। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए। ये जो रेखाएं दी गई हैं इसी के अनुसार हम काट लेंगे। उसके बाद है कि फिर शीटों को मोड़कर, मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाव पर देखिए क्या करना है, भिन्न कलर का दो कागज़ लेना है, भिन्न कलर का दो कागज़ लेना है जिसकी जो लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद उस पर पतली पतली लाइन खींचेंगे, उस लाइन के हिसाब से हम काट लेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, उस पर फिर पेपर को खोल देंगे। पेपर को जब खोलेंगे हम तो कुछ इस टाइप से पेपर आ जाएगा और उसमें जो कटिंग रहेगी ऐसे ऐसे करके कुछ कटिंग रहेगी। और तो तब हम उसमें जब धागा डालेंगे, दूसरे जो कलर का डालेंगे, कुछ ऐसे करके हमको डालना है कि मतलब एक के ऊपर दूसरा हो, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा हो। आप गांव में चटाई वगैरह देखे होंगे जो ऐसे बर्फी के आकार का ऐसे करके बनाते हैं लोग, ऐसे करके उस टाइप से कुछ बुन के आ जाएगा। यहाँ पे फिगर भी दिया होगा, फिगर के माध्यम से आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि दो तरह का कागज़ लिया गया है, कागज़ ए है, बी है, उसको फोल्ड कर दिया गया है, उसको फिर उस पर लाइनिंग कर दी गई है, लाइनिंग करके उसको काट दी गई है। फिर इस देखिए कागज़ की पट्टियों में बुआई, इसको जो होता है एक कॉलम इसमें डाला गया है, फिर इसमें ऐसे करके डाला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे डीप देखिए तैयार हो गया, वस्त्र का रूप ले लिया। वस्त्र जो होता है ऐसे ही होता है। तो और इसमें आगे कह रहा है कि चित्र 3.12 में दिखाए गए अनुसार बुनिए। 3.12 में पट्टियों के बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। ये जो है नमूना दिखाया गया है। जब हम कागज़ को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह से संरचना बनेगी। जैसे हमारे कपड़ों में भी यही होता है, लेकिन कलर क्या है उसमें सेम होता है, एक ही कलर का धागा होता है, तो हम उसको समझ नहीं पाते। और फिर धागे जो होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, और कपड़े जो होते हैं, कागज़ जो होता है थोड़ा मोटा होता है, तो इसका हमको आकृति इसमें पहचान में आ रही है, लेकिन कपड़ों में हमको पहचान नहीं आती क्योंकि धागे बहुत महीन, बहुत बारीक होते हैं। आगे है इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। जैसे हम कागज़ की बुनाई करके वस्त्र बनाए हैं या कागज़ की बुनाई करके इस टाइप का सैंपल बनाया है, पट्टी बनाया है, उसी तरह हम धागों के भी दो सेटों का यूज़ करके हम वस्त्र बुने जाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। तागे जो होते हैं बहुत पतला होता है कागज़ की तुलना में। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्तचलित अथवा विद्युत चलित होते हैं। जो ये वस्त्रों की बुनाई होती है वो करघों के द्वारा की जाती है, और करघे जो होती हैं या तो हाथ से चलने वाली होती हैं या तो मशीन द्वारा चलित होती हैं, विद्युत चलित होती हैं। आगे है ये देखिए हथकरघे के माध्यम से वो आगे है एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुवाई निटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। आपने कभी देखा है कि वस्त्रों की बुनाई, स्वेटर की बुनाई कैसे की जाती है? स्वेटर की जो बुनाई होती है वो आपकी निटिंग कहलाती है, और स्वेटर जो है मुख्यतः एक ही कलर के धागे का यूज़ करके बुनाई की जाती है या एक ही तागे का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक वस्त्र का टुकड़ा बन जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल तागा लगातार खिंचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता चला जाता है। किसी हम फटे हुए मोजे को देखे होंगे आप लोग, जब कभी उसका एक धागा निकालते हैं तो लगातार सारे धागे निकलते चले जाते हैं, वो खींचते चले जाओ, वो मोजा उधड़ता चला जाएगा या बिखरता चला जाएगा। तो वही है कि जब हम किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है, जब आपने ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल तागा लगातार खिंचता चला आता है और वस्त्र उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। जैसे मोजा बना होता है, एकल धागों का बना होता है, बुनाई की जाती है, उसी तरह से अन्य वस्त्र भी बुनाई के माध्यम से बनाए जाते हैं, बुनाई द्वारा बनाए गए वस्त्र होते हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। इस तरह की जो बुनाई होती है वो मशीनों से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं।
आगे है दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। जो दोनों प्रकार की बुनाई होती है वो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। एक बुनाई है, एक बधाई है, दोनों प्रकार का प्रयोग करते हैं विभिन्न तरह का वस्त्र बनाने के लिए। अगला है इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने से होता है। इन वस्त्रों का जो प्रयोग होता है वो पहनने वाली जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनके हिसाब से करते हैं, उनके हिसाब से बनाते हैं। आगे है वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? प्राचीन काल में कभी आपने सोचा है कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, कैसे कौन से कपड़े पहनते थे, किस टाइप का कपड़े पहनते थे? तो वही है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग कैसे कपड़े पहनते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म तथा समूर से बने अपने शरीर को ढकते थे। प्राचीन में जो है पूर्व काल में आप पढ़े होंगे, पाषाण काल में लोग रहते थे तो नंगे घूमते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने वृक्षों की पत्तों से, पौधों की छाल से और जानवरों की खाल से, इन सारे चीज़ों से अपने शरीर को ढकना स्टार्ट किया था। तो वही है कि वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग जो थे वो वृक्षों की छाल से, बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चर्म तथा समूर से अपने शरीर को ढकते थे। समूल क्या होता है? जो स्तनपायी जंतु होते हैं, स्तनपायी जंतु, ना कि स्तनपायी जीव, मानव को नहीं कहेंगे, स्तनपायी जीव को कहेंगे। जो स्तनपायी जीव होते हैं उनके जो स्किन होते हैं, स्किन के पास के जो बाल होते हैं वो मुलायम या ताजे जो बाल होते हैं उन्हीं के माध्यम से या बड़े बड़े बालों से जो है अपने शरीर को ढकते थे। उन्हीं को कहते हैं कि समूल। तो प्रारंभ में जो लोग थे वो वृक्षों की छाल से, पत्तियों से और जंतुओं की चर्म तथा समूल से अपने शरीर को ढकते थे। आगे है कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और डलियाँ बनाना सीख लिया। जब उन्होंने खेती करने लगे, जब खेती करना सीख गए तो वो लोग कृषि जो है समुदाय में रहने लगे। और कृषि समुदाय में जब उन्होंने रहने लगे, बसने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि पतली पतली जो टहनियाँ होती हैं, पेड़ों की जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं या घास जो होते हैं उससे बुनकर उन्होंने चटाइयाँ बनाई और टोकरियाँ वगैरह बनाई। प्रारंभ में आप पुराने समय में टोकरी वगैरह देखे होंगे, गाँव वगैरह में रहता था टोकरी, अभी भी कहीं कहीं बुनाई होती है टोकरी की। तो वही सब काम वो लोग करते थे, पतली पतली टहनियों से जो है घासों के बुनकर चटाई बनाते थे और डलियाँ या टोकरी बनाना भी सीख गए थे। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाया करते थे। वो जो लता होती हैं, पौधों की जो लताएं होती हैं जो लटकती रहती हैं, लताएं जो होती हैं, और जंतुओं के जो ऊन होते हैं और उनके जो बाल होते हैं उनको आपस में ऐंठ करके एक लंबी लड़ी बना देते थे। तो वही है, लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया गया। जो लंबी लंबी लड़ियाँ बनाते थे फिर उसको बुनकर वस्त्र तैयार करते थे। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। पूर्व में जो है भारतवासी जो लोग थे वो रुई से बने जो है वस्त्र का यूज़ करते थे, क्योंकि जो गंगा नदी होती है उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। तो कपास की खेती उसके गंगा नदी के आसपास ही की जाती थी, जिससे वहाँ के लोग रुई से बने वस्त्र का प्रयोग करते थे या रुई से बने वस्त्र को पहनते थे। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स जो है एक प्रकार का पादप है और इसे भी प्राकृतिक तंतुओं से प्राप्त होता है। आगे है प्राचीन मिस्र। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की खेती नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। प्राचीन मिस्र में जो वस्त्रों को बनाने के लिए नील नदी के पास इसकी खेती की जाती थी, रुई की, और फ्लैक्स की खेती नील नदी के पास भी की जाती थी। नील नदी भी उपजाऊ क्षेत्र होता है तो वहाँ पे भी इन लोग रुई की और फ्लैक्स की खेती की जाती थी। आगे है, उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर देते थे। प्रारंभ में या पहले प्राचीन काल में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, वो सिलाई करना नहीं जानते थे, तो वो वस्त्रों को क्या करते थे, उनकी पतली पतली लड़ियाँ बनाते थे। उन लड़ियों को जोड़ जोड़ के या गुथ गुथ के वो लोग एक कपड़े के रूप में तैयार करते थे जिसमें कोई सिलाई नहीं होती थी और लंबी लंबी होती थी, उसी से वो अपना शरीर ढक लेते थे। तो वही है कि उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। वो अपने शरीर को ढकने के लिए कई तरह का उपयोग करते थे। वो वस्त्रों को मेन पार्ट को भी ढकते थे या पूरे पार्ट को भी एक लंबी लंबी लड़ी बना के उसी से लपेट लेते थे पूरे शरीर को। तो विभिन्न तरीकों से आच्छादित करते थे या विभिन्न ढंगों से उपयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। उन्होंने जब सुई का आविष्कार हो गया तो उन्होंने कपड़े को जो है सिलाई कर पहनना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया।
इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। जो ये सिला हुआ कपड़ा है इसमें आज जो है बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई हैं। लोग अपने हिसाब से कपड़े सिलवा के पहनते हैं। फैशन के हिसाब से लोग अपने कपड़े यूज़ करते हैं कि मतलब किस टाइप का लोग प्रचलन में है, किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, उस टाइप के लोग कपड़े पसंद करते हैं। तो यही है, इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अभी भी जो साड़ी है, लुंगी है, धोती है और जो सर में पगड़ी वगैरह बांधते हैं वो भी बिना सिला हुआ कपड़ा है। बिना सिला हुआ कपड़ा एकदम प्लेन लंबी सी वो धागों से गुथा हुआ जो भी है, बधाई या बुनाई या जो भी है उस टाइप से बना जो कपड़ा होता है वो भी प्राचीन काल का ही कपड़ा है। साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ियाँ ये सब जो है बिना सिले हुए वस्त्र जो हैं अभी भी उपयोग किए जा रहे हैं। ये भी आश्चर्य की बात है कि जो प्राचीन काल के वस्त्र हैं वो आज भी उपयोग में लाए जाते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जिस तरह समस्त देश में अलग अलग प्रकार के भोजन है, जैसे ठंडे प्रदेशों में लोग गर्म भोजन करते हैं, गर्म प्रदेशों में लोग ठंडे भोजन करते हैं। अपने भारत में ही बात कर लें कि पूर्वोत्तर में कुछ और भोजन किया जाता है, दक्षिण के लोग कुछ और करते हैं, पूरब के कुछ और करते हैं, उत्तर के लोग कुछ और करते हैं। तो उसी टाइप से कि जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, उसी तरह वस्त्रों में भी देखती है। वस्त्र भी लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। जहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है वहाँ लोग मोटे कपड़े यूज़ करते हैं या ऊनी कपड़े यूज़ करते हैं, और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग हल्के कपड़े या पतले कपड़े यूज़ करते हैं। तो उनका यही कहना है कि जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो आज का ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है, लगभग समाप्त हो गया। इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिसमें रुई है, वस्त्र है, तंतु है, कताई है, बुनाई है, तागा है। तो ये सारे हम लोग देख लिए कि रुई कैसे बनता है, रुई कैसे प्राप्त होता है, रुई से हम लोग वस्त्र बनाते हैं, वस्त्र जो है तंतु जो है कैसे बनता है, तंतु से वस्त्र कैसे बनता है, कताई कैसे करते हैं, बुनाई कैसे करते हैं और तागा कैसे करते हैं, ये सारा हम लोग देख लिए हैं। तो आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिएस्टर। जो वस्त्र सामग्री होती है, वस्त्र जो होते हैं उसमें विभिन्न तरह के वस्त्र पाए जाते हैं, जैसे ऊनी है, सूती है, रेशमी है, पॉलिएस्टर है। अगला है वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र जो होता है ये तागों से बनता है और तागा जो होते हैं तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम होते हैं, संश्लिष्ट होते हैं। और जो रेशम जो होते हैं, ऊन और जूट जो होते हैं, ये सारे प्राकृतिक तंतु है क्योंकि ये पौधों से प्राप्त होते हैं। और नायलॉन और पॉलिएस्टर जो होते हैं ये संश्लिष्ट तंतु है जो रसायन उद्योगों में बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त करते हैं। रुई और जूट जो होते हैं ये पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तंतु से जो धागा बनता है उस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। तागों की जो बुनाई होती है दो प्रकार से की जाती है और इससे हम वस्त्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका अभ्यास में है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। आपको इसमें प्राकृतिक और संश्लिष्ट या कृत्रिम बताना है कि कौन कौन से इसमें तंतु हैं जो प्राकृतिक हैं और कौन इसमें कृत्रिम या संश्लिष्ट हैं। नायलॉन है, ऊन है, रुई है, रेशम है, पॉलिएस्टर है, पटसन है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। आपके प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे, तो प्राकृतिक में आपका ऊन है, रुई है, रेशम है, पटसन है। ये सारे जो है प्राकृतिक है क्योंकि ऊन जो है ये जानवर से प्राप्त होता है, रुई जो है ये कपास की खेती की जाती है, पादप पौधों से प्राप्त होता है, रेशम जो है ये भी कीट से प्राप्त होता है, पटसन जो है ये भी आपका पादप से प्राप्त होता है। और नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए संश्लिष्ट हो जाएंगे। तो आपका पहला और चौथा जो है ये संश्लिष्ट है, बाकी सारे आपके प्राकृतिक हैं। चलिए देखते हैं नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य हैं, इसको देखना है। तंतुओं से धागा बनता है, तो अभी मैंने पढ़ा कि तंतुओं से धागा बनता है, ये आपका सही है। अगला है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो वस्त्र निर्माण करने की एक प्रक्रिया कताई है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अगला है जूट नारियल का बाहरी आवरण है, तो जूट अभी आपने पढ़ा कि जूट किससे प्राप्त होता है, तो जूट हमारा पटसन से प्राप्त होता है। पटसन के पौधे जब हम खेत में उगाते हैं वो जब पुष्पन अवस्था आ जाती है तो उसको हम काट के गट्ठर बना लेते हैं, वो गट्ठर को हम पानी में भिगा देते हैं जिससे उसके तने फूल जाते हैं, और तने जब फूल जाते हैं तो उसको हम आसानी से अलग कर लेते हैं। तो वही जूट जो होता है ये
नारियल का बाहरी आवरण नहीं है बल्कि पादप से प्राप्त होता है, तो ये आपका गलत हो गया। अगला है रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो ये रुई से बिनौले या बीज हटाने की जो प्रक्रिया है ये ओटना कहलाता है, ये आपका सही है। और इसके लिए कंकतन विधि का हम यूज़ करते हैं, कभी कभी हाथों से भी अलग करते हैं, तो ये भी आपका सही है। अगला है तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी सही है। तागों की बुनाई कर करके हम वस्त्र का टुकड़ा बना सकते हैं। अगला है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, तो रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। रेशम तंतु जो होता है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो पॉलिएस्टर जो है एक प्रकार का संश्लेषित या कृत्रिम तंतु है, ये भी आपका गलत हो गया। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से गलत है, केवल आपका तीसरा और गा वाला, घा वाला, चा और छा, ये तीनों गलत है, बाकी जो है आपके सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें आपको बताना है डैश है और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। किससे हमको पादप तंतु किस किस से मिलता है या किस में होता है, तो आपका पहला हो जाएगा रुई। रुई जो होता है ये भी हमको पादप से मिलता है। और आपका पटसन, ये दोनों आपका पादप उत्पाद है या पौधों से प्राप्त होने वाले हैं। और आपको जंतु में बताना है कि जंतु उत्पाद किससे प्राप्त होता है, तो चलिए इसका बता दीजिए। एक रेशम हो जाएगा और दूसरा आपका ऊन हो जाएगा। ये दोनों आपका जो है ये जंतु उत्पाद हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। चौथा क्वेश्चन है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, तो रुई तथा जूट किससे प्राप्त होते हैं, जल्दी से बताइए, हमने आपको बताया है। तो रुई जो है ये नींबू के आकार का बीज या गोलक होता है, कपास का गोलक जो होता है उससे प्राप्त होता है रुई। और जूट जो होता है ये पौधों के तनों से प्राप्त किया जाता है। अगला है नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम बताना है। नारियल तंतु या नारियल के तंतु जो होते हैं उससे कौन कौन से वस्त्र बनते हैं, तो आपने देखा होगा कि बोरे हैं, दरी है, ये सारे जो होते हैं ये नारियल के जूट के बने होते हैं, नारियल के तंतु के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये तंतुओं से जो धागा बनने की प्रक्रिया है उसको सारे प्रोसेस को आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम इसका आंसर जरूर देखेंगे, और बाकी आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि कौन सा आपका सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये सारे टॉपिक जो है समझ में आए होंगे और आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं जो आप लोग प्रैक्टिस सेट में जाके देख सकते हैं, और उसमें हम कपास के बारे में, पटसन के बारे में, जूट के बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।